and namaskar. So recently there are two headlines from the railway sector which have made it to the news. Number one is the dedicated freight corridor and number two is the electrification of Indian Railways. So what is this news? Let us take it under our lens and welcome to another class with me. I'm Gurpreet Rana and you are watching ET Now. So आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं दो न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के सेशन में ओवरव्यू क्या रहने वाला है, यानी कि आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दो खबरें अभी हाल ही में हमें देखने को मिली, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित और दूसरा रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत लंबे समय से चर्चा में है और इसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। लाइकवाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में भी हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। सो आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे रेलवे से रिलेटेड वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में कि हमारा रेलवे का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीजें हैं करंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है रेलवे सेक्टर के, ऑफकोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, क्या पर्पस होता है और इनसे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेलवे सेक्टर में रिसेंटली क्या नई नई इनोवेशंस हमें देखने को मिली हैं, कैसे इसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा रेलवे सेक्टर में क्या नई नई चीज़ें हमें पिछले 2-3 साल में देखने को मिली हैं या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कितना हो चुका है, क्या स्टेटस है इसका और कैसे हम इसे जो है धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिगिनिंग से। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पूरा रेलवे सेक्टर है हमारा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अब ऑफ कोर्स आपको ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ईयर से क्या होता है हमें एक आइडिया लग जाता है, एक अंदाजा हमें लग जाता है कि कैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। तो सबसे पहले रेलवे सिस्टम को सेटअप करने का ये जो आइडिया है वो ब्रिटिश इंडिया के दौरान आया था 1832 में। जिसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भाई पहली ट्रेन भारत में कौन से ईयर में आई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1853 में आई थी। सो पहली इंडिया में जो ट्रेन आई थी वो आई थी 1853 में और वो चली थी बॉम्बे से थाने के बीच। और इसके बाद अभी प्रेजेंटली जो हम लोग रेलवे बोर्ड देखते हैं वो कब स्थापित हुआ था, वो 1901 में 1901 में हमारा जो करंट रेलवे बोर्ड है वो स्टैब्लिश हुआ था। रेलवे बोर्ड 1901 से हमारा वर्क कर रहा है। इससे रिलेटेड सेशन के लास्ट में मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछूंगी। इसके बाद बात करें तो पहली हमारी ट्रेन आई, हमारा रेलवे बोर्ड सेटअप हुआ एंड फाइनली 1909 में इंडियन रेलवेज में टॉयलेट्स की सुविधा भी शुरू हुई। आज जो हम लोग इंडियन रेलवेज में टॉयलेट्स देखते हैं वो सुविधा 1909 में शुरू हुई थी और पहली ट्रेन के चलने के लगभग 50 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि ये टॉयलेट्स की सुविधा शुरू हुई थी। उसके बाद हमारा जो पहला रेल बजट है वो 1925 में प्रेजेंट किया गया था। आई होप आपको पता होगा कि पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, इसे अब मर्ज किया जा चुका है क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो रेलवे के लिए अलग से बजट की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी, तो इसके लिए एक अलग से बजट पेश किया जाता था और पहला बजट हमारा रेलवे बजट जो है वो 1925 में पेश किया गया था। सेम ईयर में ही हमारी पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन भी 1925 में ही चलाई गई थी। एंड क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन आई थी वो भी 1925 में ही शुरू की गई थी। तो ये बेसिक फीचर्स थे इंडियन रेलवेज के जो आपको पता होने चाहिए कि कब पहली ट्रेन आई थी, पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन कब आई थी। अब आगे चलते हैं, करंट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर हम करंट सिनेरियो पर आ जाते हैं तो इंडियन रेलवेज प्रेजेंटली चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया में, यानी कि अगर हम रेलवे नेटवर्क्स की बात करते हैं तो दुनिया में चौथे नंबर पर स्टैंड करता है भारत। और अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करती हूँ तो एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है, तो वो भारत का है। अगर करेंटली देखा जाए तो लगभग 1.2 लाख किलोमीटर्स तक जो है हमारा रेलवे नेटवर्क जो है करेंटली फैला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो हमारी जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो हो जाती है 1,26,366 किलोमीटर्स। ये फिगर्स आपको याद नहीं रखने, बस आपको एक आइडिया देने के लिए है कि भाई हमारा रेलवे नेटवर्क एक्चुअली कितना बड़ा है, करंट सिनेरियो क्या है, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। इसके अलावा बात करते हैं
तो रेलवे जो है ना भाई एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है, सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, सबसे बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हमारा कौन सा आ जाता है, तो वो भी हमारा रेलवेज ही है। इसके अलावा बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म में, अगर रोजगार की बात करें तो उसके टर्म्स में 6ठे नंबर पर आता है भारत। लगभग 14 लाख वर्कर्स हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स रेलवे का अलग से एग्जाम भी होता है, अलग अलग वैकेंसीज रेलवेज में निकलती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम भी देते हैं। तो उस टर्म में अगर हम बात करें तो 6th नंबर पर आता है इंडिया, और लगभग 14 लाख वर्कर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क दुनिया भर में, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। अनडाउटेडली रेलवेज के ऊपर प्रेशर रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है रेलवे हमारी इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो गया करंट सिनेरियो, देखते हैं कि इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो रेलवे सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में या एज अ नेशन जो है, मतलब पूरे नेशन में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है भाई कनेक्टिविटी। ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी हमें मिलती ही है ना, अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटी से होकर जो है रेलवे हमारी गुजरती है। अगर हम पूरे नेटवर्क की बात करें तो हमने देखा कि भाई इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, इतने किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, अलग अलग जगह हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैं कह सकती हूँ कि हमें रेलवेज के जरिए मिलता है ना। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें या अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवेज से अगर हम इसे कंपेयर करें तो कनेक्टिविटी ज़्यादा है ना, अफोर्डेबल है, ज़्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए रेलवे। सो कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स हमें मिलती है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यही हो जाता है। उसके अलावा बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स हमें मिलता है। रिसेंटली हमने देखा कि रोज़गार हमें मिलता है, 14 लाख वर्कर्स लगभग हमें रेलवे सेक्टर में काम करते हुए नजर आते हैं। एग्जाम रेलवे के होते हैं, अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, तो रोजगार भी रेलवे सेक्टर से निकल कर आता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा बात करें तो भाई रेवेन्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। रेलवे सेक्टर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये हमारी जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पिछला जो ईयर था 2023 से 24 वाला जो हमारा वित्त वर्ष था, उसमें लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपीज रेवेन्यू जो है, क्या है, इतना रेवेन्यू जो है रेलवे सेक्टर ने पिछले वित्त वर्ष में जनरेट किया था। तो ये सिग्निफिकेंटली हमारे जीडीपी में ऑफ कोर्स जुड़ेगा, है ना। तो रेवेन्यू यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन हमें रेलवे सेक्टर से देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो टूरिज्म ऑफ कोर्स देखने को मिलता है भाई, पर्यटन यहाँ से आता है, टूरिज्म यहाँ से आता है। कैसे आता है भाई, रेलवे की बात करते हैं तो आजकल ना रेलवे सेक्टर में स्पेशल टूरिज्म ट्रेन्स भी चलने लगी हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि श्री रामायण यात्रा ट्रेन चलती है, वो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन्स जो हैं गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, जिसके तहत एक रामायण यात्रा टूरिस्ट ट्रेन भी चलाई जाती है। तो ये इसमें क्या होता है कि रामायण से संबंधित जो भी ज़रूरी जगहें हैं वहाँ पर टूरिस्ट को एक एक करके अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन वाइज जो है ले जाया जाएगा, उनको एक टूर करवाया जाएगा। तो इस तरीके के स्पेशल टूरिज्म पैकेजेस भी या ट्रेन्स भी आप कह सकते हैं, ये भी क्या है, रेलवेज के द्वारा शुरू किया गया है। एक तो ऑफ कोर्स इसी से काफ़ी टूरिज्म हमें देखने को मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कनेक्टिविटी है, अलग अलग शहरों से जुड़ा हुआ है, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस से जोड़ता है रेलवे हमें, तो भाई टूरिस्ट जो है वहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है, जिससे सिग्निफिकेंटली रेलवे कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ कोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर भाई हम लोग ट्रैवल करने के लिए तो रेलवे का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है गुड्स और कमोडिटीज़ का। अगर हम गुड्स और कमोडिटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग रेलवेज पर काफ़ी निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेट बिजनेस के बारे में, फ्रेट ट्रेन्स के बारे में या फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। अक्सर आपने ट्रैक्स पर देखा होगा पैसेंजर ट्रेन्स तो हमारे पास हैं ही, पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स चलती हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स आपने देखी होंगी, वैसे ही चलती हैं हमारी मालगाड़ियाँ। आपने देखा होगा कि पूरे भर भर के डब्बे जो है रेलगाड़ियों के, जो मालगाड़ियों के जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, उसमें गुड्स और कमोडिटीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करता है रेलवेज, राइट। अब यहाँ पर मैं आपका ध्यान लेके चलती हूँ फ्रेट कॉरिडोर्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में ही हम लोग फ्रेट कॉरिडोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, DFC इन शॉर्ट,
क्या होते हैं DFC? कई जगह जब भी आप रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़ आएगी ना, तो DFC कहीं ना कहीं आपको कोने में ज़रूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो DFC का आइडिया है ना, ये 2005 से 6 के बीच जो दौरान है, उस दौरान आया था कि भाई इस तरीके के फ्रेट कॉरिडोर्स भी बनाए जाने चाहिए जो स्पेसिफिकली किस काम आएंगे, गुड्स और कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? जिसमें हम गुड्स और कमोडिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये खास तौर पर सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई यहाँ से मालगाड़ियाँ जो हैं आराम से जा सके, सामान जो है उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो ये सबसे बड़ा जो है रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए रेलवेज़ ने अब क्या करना शुरू किया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना शुरू किया है। सो फ्रेट कॉरिडोर्स आप समझ गए, आई होप आप समझे होंगे कि क्यों होते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ताकि आप गुड्स और कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर सके एक्सक्लूसिवली, इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर मैं करेंट सिनेरियो की बात करती हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में, तो लगभग 2843 किलोमीटर्स का रूट है अभी हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का, यानी कि इतना रास्ता है हमारे पास जिसमें हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, और ये हमारे 7 अलग अलग स्टेट से होकर जो है ये फ्रेट कॉरिडोर गुजरता है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको अभी मैप के जरिए से समझाऊंगी। सो रिसेंटली न्यूज़ क्या है पहले एक बार वो देखते हैं, फिर मैप पर चलेंगे, उससे आपको एक बेटर विजन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 नए कॉरिडोर्स हैं जिनकी ट्रैक लेंथ जो है वो है 4300 किलोमीटर्स, जिनको रिसेंटली जो है जिनका प्रपोजल ऑफ कोर्स अप्रूव किया गया है। इनकी अगर बात करते हैं तो लगभग 2 लाख करोड़ के जो है ना ये नए आपके कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवेज के द्वारा। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये 3 कॉरिडोर्स कौन से हैं वो देखेंगे। इनकी ट्रैक लेंथ है 4300 किलोमीटर्स, लगभग 2 लाख अप्रॉक्स जो है 2 लाख किलोमीटर की इनकी जो है लेंथ रहने वाली है, ट्रैक लेंथ रहने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं आपका ध्यान मैप की तरफ लेकर जाऊँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी प्रेजेंटली जो हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो कौन से हैं। सो मेनली अभी जो हमारे सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2 मेन हमारे पास कॉरिडोर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, वो है एक आ जाता है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पंजाब आ जाता है। पंजाब से ये कॉरिडोर शुरू होता है। कॉरिडोर यानी कि गलियारा या एक रास्ता आप कह सकते हैं। कैसा रास्ता? जहाँ से मालगाड़ी गुजरती हुई जाएगी और स्पेसिफिकली सिर्फ हमारा जो माल है यानी गुड्स और कमोडिटीज हैं, हम सिर्फ उसी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस रास्ते का, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पंजाब से देखिए ये कॉरिडोर जो है वो शुरू हो रहा है, यूपी से होते हुए, बिहार से होते हुए ये जो कॉरिडोर है ये यहाँ पर कोलकाता वेस्ट बंगाल में खत्म हो रहा है। राइट। सो ये आपका ऑफ कोर्स ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाता है। एक है हमारे पास जो भी चल रहा है, जो सैंक्शन है, वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दूसरे कॉरिडोर पर अगर हम आ जाएं, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। चलिए, सो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी से जो है, यूपी के दादरी से शुरू हो रहा है ये वाला कॉरिडोर है ना, ये आ जाता है यहाँ पर आपका कौन सा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि हमारे वेस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो ये दादरी उत्तर प्रदेश से यहाँ से शुरू होते हुए, अहमदाबाद से होते हुए आपका ये सूरत, पालघर और मुंबई पे जो है जाके रुक रहा है, यानी कि आपका यूपी से महाराष्ट्र तक जो है आपका ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है। सो 2 कॉरिडोर्स हो गए हैं हमारे पास प्रेजेंटली जो रनिंग है, जो सैंक्शन है गवर्नमेंट के थ्रू। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ हमें कनेक्ट करेगा, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमें ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ कनेक्ट करेगा। तो ये 2 कॉरिडोर्स हमारे पास हो जाते हैं। अब करंट न्यूज पर अगर हम आ जाते हैं, जो करंट न्यूज हमारी चल रही है, जो इतनी चर्चा में है, जो इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो 3 नए कॉरिडोर्स जो हैं वो सैंक्शन किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें 2 लाख करोड़ की कॉस्ट ली जाएगी। राइट। इसके लिए इस साल का जो अंतरिम बजट जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था, उसमें भी बजट एलोकेट किया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको 3 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी जो इन मेकिंग है, यानी कि बनने जा रहे हैं, जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो आपको ब्लू लाइन में नजर आ रहा है, मैं फिर से एक बार पेन का कलर चेंज करूंगी ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्लू लाइन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये है साउथ डेडिकेटेड, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भाई नॉर्दर्न से हम चल रहे हैं और रास्ता जो है साउथ की तरफ आ रहा है, तो नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर है ना। अगर हम बात करें तो साउथ, अगर हम प्रेजेंटली देखें तो साउथ से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई फ्रेट कॉरिडोर नहीं है।
सो इसके लिए नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा। एक ये है नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर जिससे अप्रूवल मिल चुका है और ये जो है नॉर्थ से सदर्न स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु में जाकर जो है ये खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपको ग्रीन लाइन में नजर आएगा, ये आ जाता है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो ग्रीन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है पालघर से शुरू होते होते ये नागपुर से होते हुए आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल में खत्म होती हुई नजर आएगी। यानी कि ईस्टर्न स्टेट से वेस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने के लिए भी हमारे पास एक कॉरिडोर, एक रास्ता जो है वो उसे जो है अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूव हो चुका है। दूसरा कॉरिडोर ये हो गया। तीसरे कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये पर्पल लाइन में आपको नजर आएगा, ये विजयवाड़ा से शुरू होगा और ये यहाँ पर खड़गपुर में जो है खत्म होगा। यानी कि ये ईस्टर्न कोस्ट पर हमें नजर आएगा, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पर हमें नजर आएगा। भाई यहाँ पर भी कई नेशंस हैं, आप देखेंगे कई हमारी नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पर हमें नजर आती हैं। तो यहाँ से भी अगर हमें कमोडिटीज को, गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे काफी काम आ सकता है। तो ये 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, एक वेस्टर्न, एक ईस्ट वेस्ट और एक ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। इन 3 कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। 2 हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल कॉरिडोर्स हैं और कुछ आपको और लाइंस नजर आ रही होंगी, जैसे ये पिंक लाइन है ना, जो ये पिंक लाइन जो आपको दिख रही है, या आपको ये छोटी सी ब्लू लाइन जो छोटी सी दिख रही है ना, यहाँ पर ये चेन्नई से विजयवाड़ा तक जो जा रही है। तो ये छोटे छोटे जो और कॉरिडोर्स हैं, इनका प्रपोजल अभी एक्सेप्ट किया जाना बाकी है। इनको बनाने की तैयारी जरूर है कि हाँ भाई यहाँ पर भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए, भाई साउथ टू साउथ भी कनेक्टिविटी चाहिए, है ना, वहाँ पर भी तो व्यापार करना है, वहाँ पर भी तो ट्रांसपोर्टेशन करना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी अप्रूवल के लिए बाकी हैं, इनको अभी अप्रूव किया जाना बाकी है। सो रिसेंट न्यूज़ आपकी ये थी कि ये 3 नए कॉरिडोर्स जो हैं इनको डेवलप किया जाएगा। 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं। देखो अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स हमारे पास हो जाते हैं, है ना। हम अगर मैं इसको रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करूँ, एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, अगर मैं इसे रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करती हूँ तो रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेलवे से सामान को ले जाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। रोड में हमें क्या है भाई, टोल टैक्स देना है, कई सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। लेकिन अगर रेलवे से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम पड़ती है। एक बड़ा जो है एडवांटेज तो यही हो जाता है कि हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, चीपर पड़ता है। और फ्लाइट के तो क्या ही कहने, एयर ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है भाई, है ना। सो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो रेलवेज का इस्तेमाल करके, इन फ्रेट कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके हम सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भाई इसका होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में फिर देरी हो जाएगी, है ना। ट्रांजिट टाइम में हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर गुड्स और कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो सकती है, which is not good for our freight business of course, right? So इससे of course क्या है, हमारा ease of doing business भी प्रमोट होगा। सो कई सारे बेनिफिट्स जो हैं हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो है वो देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। इस मैप के जरिए आपको बेटर विजन मिला होगा कि रेलवेज जो है भी क्या कर रहा है, कितने फ्रेट कॉरिडोर्स अभी हमारे पास मौजूद हैं, राइट। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला कमोडिटी है। जो हम लोग हमारा जो फ्रेट बिजनेस है, जो हमारे फ्रेट ट्रेन चलती हैं, उसमें कोल जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला कमोडिटी आ जाता है। सो अब आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फ्रेट कॉरिडोर्स जो है हमने कैसे बनाए हुए हैं और क्या क्या कॉरिडोर्स हमारे पास अभी मौजूद हैं और क्या प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, आगे सेशन को लेकर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रीसेंट इनोवेशंस पर, है ना। रिसेंटली क्या क्या इनोवेशंस हमें देखने को मिले हैं, अब क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है या नई चीज़ें क्या आई हैं। सबसे पहले तो वंदे भारत ट्रेन। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग जो है वंदे भारत ट्रेन में ऑलरेडी बैठ चुके होंगे, है ना। वंदे भारत ट्रेन को लाया गया था इस विजन से कि ये हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी, है ना, यानी कि आप ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कम टाइम में कवर कर सके, स्पीड इनकी ज़्यादा होगी। अगर मैं इनकी स्पीड रेंज की बात करती हूँ तो इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि 110 किलोमीटर प्रति आवर से लेकर 130 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है ना वंदे भारत ट्रेन्स आपकी चल सकती हैं। हाउएवर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो ऑन लैंड जो है ये कम स्पीड पर जो है चलती हैं, लेकिन इनकी जो डिज़ाइन स्पीड है, यानी कि इनको डिज़ाइन किया गया है कि इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो भाई सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन ना साल 2019 में लाई गई थी, जो दिल्ली से वाराणसी जो है चली थी एंड वाइस वर्सा। अभी करंटली अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो बन गया है वंदे भारत ट्रेन में। कई स्टेट्स में हमें कनेक्टिविटी देखने को मिली है एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट का टारगेट है कि साल
2047 तक आते आते हमारे पास 4500 वंदे भारत ट्रेन जो हैं हमारे पास हो जाएं। जितनी ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन आएंगी लेट्स से, उतनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग जा सकते हैं और उतना कम टाइम हमें लगेगा। अक्सर हम लोग यही चाहते हैं कि दूरी जो है हम लोग कम टाइम में जल्दी से जल्दी कवर अप कर सके। सो वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। सो वंदे भारत ट्रेन हमें रिसेंट इनोवेशन देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट जो रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन हैं आपकी ये, जो कि 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। उसके बाद बात करते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। अच्छा, वंदे भारत ट्रेन में ना एक फैक्टर एक ये भी है कि इसकी स्लीपर वर्जन ट्रेन भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है लाने के लिए। अभी आप देखेंगे तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठ के आप जा सकते हैं। स्लीपर वर्जन भी इसका गवर्नमेंट तैयार करने की प्लानिंग में है। उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो अमृत भारत एक्सप्रेस भी पिछले साल पीएम मोदी जी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर अगर बात की जाए जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था तो उससे पिछले ही महीने दिसंबर 2023 में अमृत भारत एक्सप्रेस 2 ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई थी। यहाँ पर बात करें तो 50 और जो है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अप्रूव किया जा चुका है। इनकी रेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड रेंज में ही लगभग आ जाती हैं। तो ये भी एक अच्छा जो है ना इनिशिएटिव है या इनोवेशन है जो हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिला है। उसके बाद बात करते हैं कवच टेक्नोलॉजी की। अब ये कवच टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कवच क्या होता है? कवच हम हिंदी में क्यों बोलते हैं कवच, कि भाई एक शील्ड की तरह होता है कवच, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो कवच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम रेलवे सेक्टर में करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रेन को कोलिजन से बचाने के लिए, है ना, ट्रेन कोलिजन को रोकने के लिए, ट्रेन कोलिजन से प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या है, कवच टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो बेसिकली क्या है, ये एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है। 2 ट्रेन आपस में टकराएंगी, एक्सीडेंट होगा, कई लोगों की जानें जाएंगी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एक टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसे क्या कहा गया है, कवच टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसे विकसित किया है, पहला नेशन है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो कवच टेक्नोलॉजी क्या करता है एक्चुअली, जो लोको पायलट होता है उसे सिग्नल भेजता है ना, उसे सिग्नल भेजेगा। लेट्स से लोको पायलट ने रेड सिग्नल को गलती से मिस कर दिया, तो कवच टेक्नोलॉजी क्या है, लोको पायलट को सिग्नल भेजेगी, जिससे सही टाइम पे पायलट के पास सिग्नल जाएगा तो वो ट्रेन को रोक सकता है। लेट्स से ट्रेन अगर वो लोको पायलट जो है अगर नहीं कर पाता है, कवच का भी जो वार्निंग है वो भी अगर लोको पायलट ने मिस कर दिया और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा अगर लोको पायलट तब भी ट्रेन चला रहा है, तो कवच टेक्नोलॉजी के जरिए क्या है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स जो हैं ट्रेन में लग जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो हम लोग खुद ही बना रहे हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक्स। इससे क्या होगा कि ट्रेन्स का जो आपस में टकराव होता है, जिससे जान और माल का नुकसान होता है, वो प्रिवेंट हो सकता है। धीरे धीरे इसे इंडिया में एक्सपैंड किया जा रहा है, अलग अलग रेलवे जोन्स में इसे लाया जा रहा है, पूरे रेलवे में इसे एक्सपैंड किया जाएगा। इसका बेनिफिट एक और है हमारे पास, हम क्या है इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया करते थे, विच इज़ वेरी कॉस्टली। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड, तो लगभग 2 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ना इसकी कॉस्ट पड़ती है। हर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट को देखा जाता है। तो दुनिया भर में अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग नेशंस में देखूँ यानी कि, तो 2 करोड़ पर किलोमीटर पर हम क्या है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी महज 50 लाख पर किलोमीटर की कॉस्ट पर जो है ये कवच टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, विच इज़ अ गुड इनोवेशन जो हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिला है। सो ये कवच टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बात करें तो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन, ऑफ कोर्स आई होप आप सबने सुन लिया होगा कि पहली बुलेट ट्रेन जो है ऑलरेडी इसको बनाने के लिए सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो चुका है। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, जल्द आएगी। इसकी रिसेंट न्यूज़ ये है कि 2026 तक जो है ना हमारी जो पहली बुलेट ट्रेन है इसका एक सेक्शन जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे रिसेंटली जो रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर है जो दिल्ली से गाजियाबाद का है, दिल्ली से मेरठ का है जो आपका, उसका भी एक सेक्शन रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। लाइकवाइज बुलेट ट्रेन का भी एक छोटा सा सेक्शन जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा। पूरा जो ये ट्रैक लेंथ आपका रहने वाला है बुलेट ट्रेन का, वो लगभग 506 किलोमीटर्स का रहने वाला है ना। और ये बुलेट ट्रेन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, तो मुंबई से अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, इन 2 शहरों को आपस में जोड़ेगी। 506 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ट्रैक लेंथ है यानी कि। और ये बुलेट ट्रेन जो है जापान के साथ जो है भारत डेवलप कर रहा है। जापान से इसके लिए भारत ने ऑफकोर्स लोन भी लिया है, सॉफ्ट लोन लिया है जापान से, उसके साथ साथ फंडिंग हो रही है। तो ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी साथ साथ डेवलप हो रही है। ये भी एक अच्छा इनोवेशन है जो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास किसान रेल्स भी आ जाती हैं। किसान रेल भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज का।
किसान रेल की बात करूँ तो ये साल 2020 में आई थी। तो किसान रेल क्या है बेसिकली, बहुत सारे ऐसे जो है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है, इन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रेफ्रिजरेटेड कोचेस जो हैं किसान रेल के तहत शुरू किए गए। सो रेलवेज ने क्या किया कि रेफ्रिजरेटेड कोचेस जो हैं ट्रेन में शुरू किए, जिसके जरिए क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। इसका एम बेसिकली ये था कि फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए ताकि फार्मर्स को ज़्यादा आसानी हो। सो किसान रेल भी हमें नए इनिशिएटिव देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी रेलवेज में विकसित होती रहती है, इनोवेशंस हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि टूरिस्ट ट्रेन्स भी हैं जो रेलवेज चलाता है, तो बहुत सारे इनोवेशंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये इनोवेशन समझ में आए होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। सो रिसेंट न्यूज़ क्या है, एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि 95% अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हमने अचीव कर लिया है। अब सोचिए रेलवेज जो है, यानी कि 95% हमारा जो इंडियन रेलवे है वो अब किस पे चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। ये रीसेंट न्यूज़ है। 95% यानी कि सिर्फ 5% हमारे पास जो है ना टारगेट हमारा बचा हुआ है इस इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। पिछले कई टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होगा और रेलवेज काफ़ी इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। फाइनली 95% का टारगेट हमने अचीव किया है, 5% का महज टारगेट बचा हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है, हमारा रेलवे चलाएंगे। हमारी जो ट्रेन्स हैं वो कैसे चलेंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल करके चलाई जाएंगी। यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो कम होगी, अगर मैं रेलवे सेक्टर की बात करती हूँ तो, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रेलवे ने टारगेट क्या सेट किया हुआ है। तो रेलवे चाहता है कि साल 2030 तक भाई जीरो कार्बन एमिशन हो रेलवे सेक्टर से। रेलवे का अपना ये टारगेट है कि भाई जब जब ट्रेन चलें तो भाई जीरो कार्बन एमिट हो, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे जो है बनना चाहता है रेलवे, और ये टारगेट कब तक रखा हुआ है, साल 2030 तक रखा हुआ है। जैसे ही रेलवे 100% का ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा, इंडियन रेलवे अनडाउटेडली दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन रेलवे बन जाएगा। सो ये टारगेट जो है रखा हुआ है और ये बहुत ही जल्द हम लोग ये 5% का टारगेट भी अचीव करने में कामयाब होंगे। उसके बाद बात करें तो रिसेंटली फरवरी 2024 के हिसाब से हमने लगभग 61,813 किलोमीटर की लेंथ जो है, इतना नेटवर्क जो है हम इलेक्ट्रीफाई करने में सक्षम रहे हैं, राइट। अगर मैं पिछले वित्त वर्ष की बात करती हूँ तो सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में ही लगभग हमने 7,188 किलोमीटर्स का जो रेल नेटवर्क है वो हमने इलेक्ट्रीफाई किया है। सो आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो है हम लोग अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट भी हम लोग जल्द ही पूरा करेंगे। 95% हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब भाई कैसे पॉसिबल हुआ कि 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने अचीव किया, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज जो था इसमें वो था फंडिंग का, कि भाई इसको फंड कौन करेगा, बिकॉज इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको फंड्स की ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो एक बड़ा रीज़न जो रहा वो था फंडिंग का, है ना, कि फंडिंग जो है वो इजीली हो गई। एक्सेसिबल फंडिंग यहाँ पर देखने को मिली रेलवे सेक्टर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमें ज़्यादा तेज़ होता हुआ नज़र आया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जल्दी जल्दी परमिशन, देखो परमिशन मिलने की भी बात होती है। कई जगह ऐसा होता है कि परमिशंस मिलने में बहुत देरी हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कई सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं। सो फास्ट परमिटिंग की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिफिकेशन में तेज़ी नज़र आई। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक अगर 2014 से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5.5 बिलियन जो है ना हम लोग इतना अमाउंट खर्च कर चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में। ये रेलवेज का ही डेटा है। इतना अमाउंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन पे खर्च किया है, यानी कि फंडिंग हमारी जो है वो दमदार रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन में तेज़ी हमें नजर आई। 95% हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग यूके, यूरोपियन यूनियन से भी आगे हैं। हाउएवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड हमें काफ़ी आगे देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं। हाउएवर हम लोग यूएस, यूरोपियन यूनियन से भी आगे हैं। 95% हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दिसंबर 2023 यानी कि रिसेंटली अगर मैं पिछले साल के दिसंबर की बात करूं तो लगभग हमारे पास 10,000
4,238 इलेक्ट्रिक और 4,534 543 डीजल लोकोमोटिव्स हमें देखने को मिले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि डीजल की ट्रेन्स बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं और 95% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है तो अब बस गिनी चुनी डीजल लोकोमोटिव्स बची हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नजर आएंगी अब चलती हुई, और डीजल को खत्म करने में धीरे धीरे ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे इसमें वक्त तो लगेगा। सो अगर आप देखें तो 2023 के हिसाब से इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है और डीजल लोकोमोटिव्स की जो संख्या है वो घटी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ग्रेजुअली हुआ है और 95% का टारगेट जो है हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, है ना। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं ही इसमें। अगर हम बात करते हैं तो भाई हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी है वो कम हुई है ना। अगर डीजल का इस्तेमाल हम लोग कम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कार्बन एमिशन ऑफ कोर्स अनडाउटेडली कम होगा, राइट। हमारा इम्पोर्टेड फॉसिल, हम इम्पोर्ट में जो है हम और अपना इम्पोर्ट जो है वो कम कर सकते हैं, एमिशंस कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हाउएवर एक चैलेंज उसमें ये भी आ जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी किससे आती है, भाई हमारी बर्निंग कोल से आती है। कोल इटसेल्फ इज अ फॉसिल फ्यूल, है ना। तो हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे जनरेट करें, वो हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। इन सोर्सेज से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग अपने रेलवेज को चला रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हाउएवर करेंटली भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन इटसेल्फ इज अ बिग चेंज, एक मेजर चेंज है जिससे एमिशंस जो है हम कंट्री के भी और रेलवेज के भी कम करने में सक्षम होंगे। सो जल्दी ही हम 100% का ही टारगेट कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड जो हमने पढ़ा था कि शुरू में पढ़ा था जो 1901 में एस्टैब्लिश हुआ है, उसकी पिछले साल जो है पहली महिला चेयरपर्सन, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन्स पर हैं, आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में कौन है, प्रेजेंटली कौन है। माधवीपुरी बुच, धृति बनर्जी, जया वर्मा सिन्हा या शिवा चौहान। आप लोग अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करके बता सकते हैं। ऑल्सो आप लोग अपने सजेशंस, अपने रिव्यूज वीडियो के ऊपर दे सकते हैं। इस पूरे टॉपिक पर यानी इलेक्ट्रिफिकेशन पर अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है, इज इट अ पॉजिटिव थिंग? क्या आपके पर्सनल ओपिनियन से आप हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं अपने आंसर के साथ। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक and keep watching ET Now. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.